हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के? कैसी चल रही हैं आप लोगों की तैयारियां? बहुत टाइम से आप लोग बोल रहे हैं कि सर एक मोटिवेशन वीडियो बनाइए, कि स्ट्रेटजी वीडियो बनाइए, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप लोगों ने मेरे पास भेजी हैं। ठीक है, तो उन प्रॉब्लम्स पे हम लोग बात करेंगे, स्ट्रेटजी पे हम लोग बात करेंगे और डूज़ एंड डोंट्स पे बात करेंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इन 20 दिनों में। ठीक है, साथ में थोड़ी हम मोटिवेशन की बात करेंगे, थोड़ी बैटरी चार्ज करने की बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो जब ये 9 मई को एग्ज़ाम होने वाला था, यूपीएससी पीएफओ ईओ 2020, तब मैंने एक 20 दिन पहले वीडियो बनाया था लास्ट 20 डेज़ के लिए। ठीक है, उसको आप लोगों ने देखा होगा ज़रूर, अगर नहीं देखा होगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है। उसमें मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी। ठीक है, उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने एक स्टोरी अपनी सुनाई थी जब मैं बंसल क्लासेस में था और आईआईटी के एग्ज़ाम के लिए मैंने क्या अजम्पशन लिया था अपने हिसाब से, और फिर लास्ट के 20 दिन में मैं उसको पूरा नहीं कर पाया। और फिर मेरे दोस्त ने मुझसे एक लाइन कही थी कि टैलेंट की कमी नहीं थी तेरे पास, ना ही टैलेंट की कमी थी, ना टाइम की कमी थी, बस दिक्कत एक थी कि तेरे पास अपनी पूरी आगे की ज़िंदगी के लिए सिर्फ 20 दिन नहीं थे। ठीक है, तो ये लाइन उसने किस बात पे मुझसे कही थी, पूरी स्टोरी मैंने आपको सुना दी है, तो उस वाले वीडियो को आप देखिएगा। तो वही बात फिर से यहाँ पे है कि अब जो टाइम है वो सिर्फ आपके लिए ही है, सिर्फ आपको ही इम्पोर्टेंस देनी है इस टाइम में, और जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हो जाएंगी बाद में। 20 दिन में कुछ भी ऐसा नहीं बदल जाता है कि कोई आपको छोड़ के चला जाएगा इसलिए आप 20 दिन बात नहीं करेंगे उससे। तो और अगर वो इस तरह से छोड़ के चला जाता है कोई कि आपने बात नहीं की 20 दिन, तो कोई आपसे नाराज़ हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और फिर वो नहीं मानता है, तो फिर वो था ही नहीं कभी आपके लिए। ठीक है, तो ये कोई ऐसा बड़ा टाइम पीरियड नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इधर उधर नहीं हो जाती, बहुत कुछ ऐसा नहीं हो जाता कि मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाएगी। 20 दिन में ऐसा कुछ नहीं बदलने वाला है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने ये जो टाइम है 20 दिन, इसको सबसे पहले अपने आप को दीजिए, ताकि ये लाइन जो मुझे सुननी पड़ी वो आपको ना सुननी पड़े कि ना टैलेंट की कमी थी, ना टाइम की कमी थी, ना किसी और चीज़ की कमी थी। बस बात एक ही थी कि तुम्हारे खुद के लिए तुम्हारे पास अपनी आगे की पूरी ज़िंदगी के लिए 20 दिन नहीं थे। देखिए, ज़िंदगी तो बदलती है, ये आप जानते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में, तो एकदम से रैंडम चेंज आ जाता है। अभी आप बेरोज़गार हैं या प्राइवेट में हैं, जिसमें भी हैं, ठीक है, और एकदम से आप एक अच्छी संस्था में अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, अच्छी सैलरी आपकी हो जाती है। ठीक है, तो चेंज तो एकदम से आता ही है, इसमें कोई बात ही नहीं है। तो आगे की पूरी लाइफ एक तरीके से चेंज हो जाती है एक ही दिन में। ठीक है, तो वो दिन 5 सितंबर हो सकता है अगर आप उस तरीके से लगे हुए हैं। ठीक है, अब क्या नहीं करना चाहिए इस टाइम पे? तो कुछ जो सवाल आ रहे हैं जो बहुत ही इस टाइम पे बिल्कुल आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए। एक तो ये कि मैं फर्स्ट टाइमर हैं जो लोग, कि मैं फ़र्स्ट टाइम दे रहा हूँ या दे रही हूँ और मैंने अभी तक कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं दिया। मेरी तैयारी तो अच्छी है, लेकिन ऐसा लगता है कि क्या इसमें यूपीएससी वाले सेलेक्ट होंगे? तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप लोगों ने कभी एग्ज़ाम नहीं दिया तो ये कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि जिसने पहले दिया है सिर्फ वही सेलेक्ट होगा। यूपीएससी भी लोग एक बार में निकालते हैं। ठीक है, सिविल सर्विसेज में भी लोग एक बार में सेलेक्ट होते हैं। तो फिर आप तो ईपीएफओ दे रहे हैं, ये सोच होनी ही नहीं चाहिए कहीं अंदर। और अगर ये सोच है, हर बंदा ये सोचेगा कि मैं तो पहली बार दे रहा हूँ तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, तो फिर वो लोग कौन हैं जो सिविल सर्विसेज पहली बार में निकालते हैं? वो भी आपके मेरे जैसे ही लोग हैं। ठीक है, तो ये सोच तो बिल्कुल गलत है कि पहली बार दे रहे हैं तो मतलब नहीं होगा क्या, या फिर कम चांसेस हैं। चांसेस देखिए, यहाँ पे कोई पहली बार सेकंड बार से नहीं होता। मैंने पहले भी कहा है कि यूपीएससी आपको सिर्फ 2 घंटे में जज करेगी। ठीक है, उसके पास 2 घंटे हैं। रिक्रूटमेंट टेस्ट में आप जो भी करके आते हैं, भले ही आपने नहीं पढ़ा कुछ भी और आपने तुक्के ऐसे मारे कि वो तुक्के आपके सही हो रहे हैं, तो वो उनसे जानती है आपको, वो किसी भी चीज़ से नहीं जानती है। तुक्के कैसे मारते हैं, मतलब कैसे हम एक टेक्निकल तुक्का लगा सकते हैं, या फिर कहें कि माइंड गेम से देख सकते हैं क्वेश्चन को, और उससे भी 2 से 3 नंबर का फ़ायदा हो सकता है। वो हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ये बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि देखिए, इसको यूपीएससी या किसी भी संस्था को इससे कोई मतलब नहीं होता कि आप पहली बार दे रहे हैं, आखिरी बार दे रहे हैं, दूसरी बार दे रहे हैं, तीसरी बार दे रहे हैं। आप क्या करते थे अपनी पास्ट लाइफ में, क्या किया है आपने, सिम बेची हैं या कैनोपी लगाई है,
वो आपको कुछ नहीं जानती है। या आप यूपीएससी के बहुत बड़े टॉपर हैं, आपने बहुत सारे एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, आप लास्ट में जाकर रह जाते हैं, ये सब वो नहीं जानती है। वो आपको सिर्फ उस 2 घंटे से जानती है, ठीक है। तो आपको सिर्फ वो 2 घंटे ही अपने आप को अच्छा दिखाना है, अच्छे दिखाने की एक्टिंग करनी है। अगर आप वो कर पाए तो फिर उसको कोई मतलब नहीं है कि आप क्या हैं और क्या नहीं हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बहुत कुछ पढ़ लिया है, लेकिन जब कोई टेस्ट देते हैं तो नंबर नहीं आते, तो ऐसा लगता है कुछ पढ़ा हुआ नहीं है। या फिर अगला कुछ पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि पिछला भूल गए, ठीक है। या फिर ऐसा लगता है कि बहुत कुछ पढ़ा हुआ था लेकिन थोड़ा सा गैप हुआ और अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो सिचुएशन है, ये जो एंग्जाइटी क्रिएट हो रही है, इसमें आप निश्चिंत रहिए। ये सिर्फ आपकी अकेले की समस्या नहीं है, ये सबकी समस्या होती है। जितने एस्पिरेंट हैं सबके साथ ऐसा होता है, ठीक है। ख्याल आपके दिमाग में दोनों आएंगे। एक ये आएगा कि यार सिलेक्शन नहीं होगा शायद, और एक 10 बार में से एक बार ये भी आएगा कि यार शायद हो जाएगा, मैंने पढ़ाई तो की है, ठीक है। तो ये ख्याल दोनों ही आएंगे आपके। ऐसा नहीं किसी कोई कितना भी पढ़ लिया हो उसके सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा होगा दिमाग में कि मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। 100% दोनों ख्याल सभी के दिमाग में आते हैं, और आपको इसमें से किस ख्याल को पकड़ना है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। आप अगर उस पर टिक गए कि नहीं होगा और उसमें आप घूमते रह गए, ठीक है, और उसमें इन ख्यालों में एक और भी ख्याल जो आपका काम बिगाड़ता है बहुत ज़्यादा, वो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलती की है बहुत छोटी सी, ठीक है, या कुछ भी। और ये पता नहीं ये सारी गलतियां आपको इन्हीं 20 दिन में, लास्ट के 1 महीने में निकल के क्यों आती हैं। इतने टाइम से आप जब कर रहे थे तब आपको याद नहीं आती हैं। जैसे एडमिट कार्ड आते हैं, एग्ज़ाम होने लगता है, वैसे ही सारी गलतियाँ निकल के आपके दिमाग में क्यों आ जाती हैं। उसका रीज़न भी एंग्जाइटी है कि जब आपके ऊपर ये हावी हो रहा है कि यार नहीं होगा, तब आप उसके बहाने ढूंढने लग जाते हो। आपका जो दिमाग है उसके बहाने ढूंढने लग जाता है कि और क्या क्या रीज़न है कि मैंने तो पढ़ाई करी थी लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। कहीं ना कहीं आप अपना ध्यान बटा के ले जाते हैं। आप अभी से अपनी हार के कारण ढूंढने लग जाते हैं, ठीक है। तो आप अभी से हार कैसे सकते हैं? अभी मैच हुआ ही नहीं है, ठीक है। जब कंपटीशन हुआ ही नहीं है, जब मैच हुआ ही नहीं है, तो आप हार कैसे सकते हैं? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कंपटीशन होने तो दीजिए, इन सब चीज़ों को ब्रेक लगाइए, इन सब चीज़ों को एटलीस्ट एग्ज़ाम डे तक आप रोक के रखिए किसी तरीके से। क्योंकि अगर ये आपके ऊपर हावी हो जाएंगी, बहुत मैसेज आते हैं कि सर ये मैंने गलती कर दी और ये गलती मुझे पढ़ने नहीं दे रही है। अभी आप सारी गलतियां छोड़ दीजिए। अभी आपने जो भी करा है, किसी ने फादर्स नेम में गलती कर दी, किसी ने एडमिट कार्ड मतलब उसमें एड्रेस प्रूफ में किसी चीज़ में गलती कर दी, अभी सारी गलतियां आप भूल जाइए। अभी 20 दिन किसी गलती पे दिमाग मत लगाइए, क्योंकि जितना भी आप दिमाग लगाएंगे, आपके अंदर जो 2 थॉट्स हैं, होगा और नहीं होगा, उसमें जो नहीं होगा वाली साइड है उस पर जाके सब बल देंगे और आपका उतना ही दिमाग ख़राब करेंगे और आपकी कंसिस्टेंसी और कंसंट्रेशन को उतना ही ख़राब करेंगे। तो ये अगले 20 दिन के लिए, अगले पेपर तक मैं आपसे बोलूँगा कि आप प्लीज़ भूल जाइए सारी ऐसी चीज़ों को, ठीक है। भूल जाइए। जो आपके माइंड में 2 ख्याल आते हैं उनमें से एक को पकड़ के रखिए। ऑप्टिमिस्ट साइड रहिए। अगर पेसिमिस्ट साइड रहेंगे कि शायद नहीं होगा, ठीक है। एक आप जब टेस्ट देने जाते हैं तो एनालाइज करते हैं अपने आप को कि मेरे इतने नंबर कम आ रहे हैं, मेरा कैसे होगा। सर मेरे 50 नंबर आ रहे हैं, मैं इसको 90 तक कैसे करूं। सर मेरे 95 नंबर आ रहे हैं तो मेरा हो जाएगा क्या। देखिए, ये जो टेस्ट के मार्क्स हैं ये कभी भी गारंटी नहीं लेते किसी चीज़ की। ये मैं आपको क्लियर बता दूं, मेरा टेस्ट हो, किसी का भी टेस्ट हो, ये कभी गारंटी नहीं लेते कि भाई मेरे टेस्ट में 90 आ रहे हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। हमेशा एक कमी रहती है, हमेशा एक जगह रहती है जो आपको मेंटेन करनी पड़ती है। उस टेस्ट में अगर किसी के 60 नंबर आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं उसका सिलेक्शन नहीं होगा, और किसी के 90 आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हो गया। यूपीएससी हमेशा अपने आप को डिफ़र करती है, वो एक अलग पेपर रहेगा, ठीक है। हो सकता है कि जो यहाँ 60 ला रहा है उसके कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हों और वहाँ अच्छा कर जाए, जिसके 90 आ रहे हैं वो ना कर पाए। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि सर मेरे उस टेस्ट में या आपके टेस्ट में इतने नंबर आ रहे हैं तो सर मतलब मेरे क्या चांसेस हैं। एक परसेंटेज में आप लोग बहुत बात करते हैं, सर कितने परसेंटेज मेरा सिलेबस हो गया है, सर कितने परसेंटेज मेरे चांसेस हैं, सर वीकली टारगेट्स मैंने इतने कर लिए हैं तो सर मेरे कितना % कोर्स कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, परसेंटेज का एनालाइज करने का अपने आप को टाइम चला गया है। आपको सिलेक्शन परसेंटेज में चाहिए या फिर आपको पूरा सिलेक्शन चाहिए? आपको पेपर से 100% निकलना है या फिर आपको परसेंटेज में निकलना है? देखिए, वो जगह है ही नहीं। ये 10वीं 12वीं नहीं है कि आप 33% से ऊपर हैं तो 3rd डिवीज़न ग्रेस कैसे न कैसे करके आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपसे पहले भी कहा है कि 2 ही चीज़ें होती हैं, एक होता है नॉट सेलेक्टेड, एक होता है सेलेक्टेड। आपको नॉट हटाना है, या हिंदी में बात करें तो असफल और सफल, और आपको वो हटाना है। तो ये हटता है या नहीं हटता है? सेलेक्टेड इज सेलेक्टेड और नॉट सेलेक्टेड है तो नॉट सेलेक्टेड है।
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके कितने परसेंटेज थे, कितने नहीं थे, कितने परसेंट आपने कोर्स पूरा किया था, कितना नहीं किया था। ये सब बातें बकवास हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ठीक है। यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं होती। यहाँ या तो सिलेक्शन होता है या तो नहीं होता है। अगर नहीं हुआ तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके कितने मार्क्स आए थे आरटी में, कितने मार्क्स आए थे इंटरव्यू में, आपने कितनी पढ़ाई की थी, कितनी रातें जगी थी या कितने चीज़ें छोड़ी थी। उसके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता, और हो जाता है तो भी मैटर नहीं करता। फिर जो भी किया आपने वो सब कुछ सही। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि वो एक दिन डिसाइड कर देता है कि आपने कितनी तैयारी की है या नहीं की है, ठीक है। तो उसी एक दिन के लिए आप इतने टाइम से पढ़ते हो, सब कुछ करते हो, और आपने अगर टाइम दिया है, ठीक है, आपने अपना 100% दिया है, तो उसमें आप निश्चिंत रहिए, काम ज़रूर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि काम होगा ही नहीं। सीटें 1-2 नहीं हैं, सीटें 421 हैं, और यूपीएससी वाले ही सारी ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जो कर्मठ है, जो सक्षम है, वो ले जाएगा। सीधी सी बात ये होती है। कोई भी वहाँ पे बैठे जो उस 2 घंटे में परफॉर्म कर जाएगा वो ले जाएगा, जो नहीं परफॉर्म कर पाएगा वो नहीं ले जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो इंटरव्यू तक पिछली बार की सिविल सर्विसेज में गए होते हैं वो प्रीलिम्स में ही फेल हो जाते हैं कई बार। तो ये मैटर नहीं करता कि आपने पहले क्या किया हुआ है अपनी ज़िंदगी में, आपने पहले क्या उखाड़ा हुआ है, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है। मैटर सिर्फ करता है कि आप उस 2 घंटे में क्या करते हैं, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट सिर्फ वही मैटर करता है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ वही है। और जो मैं आपसे बात कर रहा था कि आपको अपना 100% देना है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये सब थॉट्स आपके दिमाग में आते हैं तो आपको इन सब थॉट्स को हटाना है, रोकना है किसी तरीके से। एक बार कहीं इंटरव्यू हो रहा था तो वहाँ पे अमिताभ बच्चन जी प्रेजेंट नहीं थे। उनके लिए कोई बोल रहा था कि जब मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर लाइन का वो बंदा था, और वो कह रहा था कि जब अमित जी एक्टिंग कर रहे होते हैं तो मैं उनके पास नहीं जाता हूँ, या फिर वो रिहर्सल कर रहे होते हैं, या मतलब या तो शॉर्ट में है या फिर शॉर्ट में नहीं है, रिहर्सल कर रहे हैं, अपने कैरेक्टर को प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ भी जब वो ऐसा कर रहे होते हैं तो मैं उनके पास नहीं जाता हूँ। क्यों, उसने पूछा, जो होस्ट था उसने कहा कि जब वो ऐसा करते हैं, जब वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत जो तपस्वी है, कोई साधु है, वो अपनी तपस्या कर रहा है, ठीक है। वो इतने उस चीज़ में लीन होते हैं कि कोई जो तपस्वी है, कोई साधु है, वो अपनी तपस्या कर रहा है, ऐसा लगता है। इसलिए उनके पास जाने से डर लगता है कि भाई ये कहीं श्राप ना दे दे, और ये इतना ज़्यादा मतलब अपनी चीज़ में लगा हुआ है कि इसको डिस्टर्ब करना सही नहीं है, ठीक है। तो मैं जब इस चीज़ को सुन रहा था तो मुझे लगा कि ऐसा क्यों, कि मतलब बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो अपने काम को इस तरीके से करते हैं कि आप उनको देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई साधु तपस्या में बैठा हुआ है, ठीक है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बंदा जो मतलब लगा हुआ है वो भी करता है। जो ओलंपिक्स में जाते हैं, खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट के खिलाड़ी हों, एक्टर हों, कोई भी हों, ठीक है, सब अपना काम इसी तरीके से करते हैं। इवन एक कारीगर भी अगर घर बनाते समय ईंटों को रखते हुए या कुछ भी करते हुए, अगर आपने देखा होगा, वो अपने काम में इतना बिजी है, जो भी अपने काम में इतना बिजी है कि उसको देख के ऐसा लगता है कि भाई कोई साधु अपनी तपस्या कर रहा है। तो मुझे लगा कि हर वो आदमी फिर तो इज्जत का हकदार है जो इस तरीके से अपना काम करता है, ठीक है। तो हर उस आदमी को इज्जत मिलनी चाहिए जो अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है। लेकिन डिफरेंस है बहुत ज़्यादा हमारे देश में, ऐसा नहीं है कि सबको सेम मिलती है, ठीक है। तो मुझे ये लगा कि यार अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो मतलब बहुत बड़े हो गए। अपना काम तो हर कोई ईमानदारी से करता है, मैं भी करता हूँ, ठीक है। तो मुझे लगा कि मुझे मेरे हिस्से की इज्जत कब मिलेगी। मैं भी इसी तरीके से काम करता हूँ कि जब मैं काम करता हूँ तो फिर मैं सिर्फ उसी में डूबा रहता हूँ। तो अगर ऐसा अमित जी कर रहे हैं तो उनके लिए अगर अच्छा है तो मेरे लिए भी होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं फिर आगे जाके एक बार मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब प्रोफेशन वाइज ये तो चीज़ बढ़ गई कि जो ओलंपिक में जा रहा है या फिर जो कुछ ऐसा कर रहा है एक्टिंग लाइन में, पॉलिटिक्स लाइन में, तो फिर उसको बहुत मिल रही है। और जो बाकी लोग हैं वो भी अपना 100% देते हैं लेकिन उन्हें नहीं मिल पाता। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि भाई ये तो डिफरेंस है, गलत बात है। लेकिन एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, मेरी मम्मी मेरे साथ बैठी हुई थी, तो वो कभी किसी की तारीफ़ नहीं करती हैं। वो इसीलिए फेमस हैं कि वो कभी तारीफ़ नहीं करती हैं किसी की। और वहाँ पे एक जनरल बात चल रही थी कि जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम है उसमें जनरल जो कास्ट है उसका सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। जो जनरल
में आते हैं लोग, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। 3-4 लोग ऐसे ही बैठ के बातें कर रहे थे, और जो गॉसिप जो होती है ट्रेन में, ठीक है, या कहीं भी आप बैठे हो, जो गॉसिप चालू हो जाती है, लोग पॉलिटिक्स की और इस तरह की बातें चालू कर देते हैं। तो वहाँ पे भी कुछ एस्पिरेंट बैठे हुए थे और उन्होंने इस तरह की गॉसिप चालू करी कि सिलेक्शन नहीं होता जनरल वालों के लिए, जॉब्स अब नहीं बची हैं गवर्नमेंट में। तो और भी लोगों ने उसमें पार्ट लिया और वो सब बातें कर रहे थे कि भाई जॉब्स नहीं बची हैं गवर्नमेंट जनरल के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स, और सारे लोग वही बातें कर रहे थे और वही पूरी बात चल रही थी और सब लोग एक ही साइड थे कि हाँ, जनरल के लिए जगह नहीं बची है गवर्नमेंट में, जनरल वालों का सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये बात जब चलते चलते, और वो सारे लोग एक ही साइड थे, जब मेरी मम्मी के पास ये बात आई तो उनसे पूछा गया कि भाई आपको क्या लगता है, जैसे वही गॉसिप में पूछ लिया जाता है। मुझसे पूछा गया तो मैं तो गॉसिप में इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ, मैंने कहा हाँ भाई नहीं है, जनरल के लिए नहीं है गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, तो मैं तो सीधे ही कह देता हूँ जो आप कहोगे वो सही है, क्योंकि मैं गॉसिप में इंटरेस्ट नहीं लेता। ठीक है, मेरी मम्मी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि किसने कहा जनरल वालों का सिलेक्शन होता है, ये मेरा बेटा है, 4 एग्ज़ाम निकाल के बैठा है, 4 जॉब हैं इसके पास गवर्नमेंट की, क्यों नहीं होता इसका सिलेक्शन। तो वो सब लोग मेरी तरफ देखने लगे कि भाई ये तो अभी खुद ही कह रहा था कि जनरल वालों का सिलेक्शन नहीं होता है, और इसके लिए इसकी मम्मी कह रही है कि इसने तो इतने पेपर निकाले हुए हैं। उसके बाद में फिर उन लोगों ने बोला कि ठीक है, आपके बेटे का हो गया होगा, लेकिन जनरली सिचुएशन यही है कि सिलेक्शन नहीं होते जनरल वालों के लिए, गवर्नमेंट जॉब नहीं है। फिर से उन्होंने कहा कि मैं, चलो आप एक बंदे के लिए कह रहे हो, मैं और इसके कितने दोस्त बता दूं जिनका सिलेक्शन हुआ है, सब 3-3, 4-4 जगह सेलेक्ट होके बैठे हैं, 3-3, 4-4 एग्ज़ाम निकाल के बैठे हैं। ठीक है, तो वो जो कॉन्फिडेंस था उस टाइम मेरी मम्मी के अंदर, मेरी मदर के अंदर, कि जनरल वालों का सिलेक्शन होता है, ठीक है, ये सब बकवास है कि जनरल वालों का सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है, पढ़ने वाला चाहिए, सिलेक्शन की कोई ऐसी बात नहीं है कि वो कास्ट बेस्ड है कि जनरल वालों का नहीं होगा। और वो पूरी के पूरे सब लोग एक साइड थे कि नहीं गवर्नमेंट, क्योंकि उनमें बहुत सारे ऐसे थे जिनका नहीं हुआ था, हर किसी ने कभी ना कभी तैयारी की होती है, उसका नहीं हुआ था, या फिर वो एस्पिरेंट हैं, बहुत सारे लोग हैं उनका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, 99% लोग हैं जिनका नहीं हुआ है। तो वो 99 लोग हावी थे कि सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन इधर से सिर्फ एक मेरी मम्मी थी कि नहीं सिलेक्शन होता है और ये सब बातें बकवास है। तो ये कॉन्फिडेंस उनके अंदर कहाँ से आया? ये कॉन्फिडेंस उनके अंदर कहीं ना कहीं मेरे रिजल्ट से आया। तो वो चीज़ मुझे लगी कि मुझे अपने हिस्से की इज्जत उस दिन वहाँ मिल गई। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, अगर आप अपना 100% उस चीज़ में देते हैं, तो मुझे एक ही बार नहीं, फिर जब से मतलब इस तरह की चीज़ें हैं तो मिल रही है, तो अपने आप वो चीज़ आपको मिलती रहेगी। आपके ख़ानदान में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके दोस्तों में, दोस्तों के दोस्तों में, जब भी कोई तैयारी करने बैठेगा तो उसके दिमाग में आपका नाम आएगा कि आपने यार ज़िंदगी में कुछ किया था, कुछ उखाड़ा था। ठीक है, दूर दूर से आपके पास कॉल आएंगे, आप पूरे इंडिया के व्हाट्सएप स्टेटस पे तो नहीं, लेकिन हाँ आपकी जानकारी में कई लोगों के स्टेटस पे और कई लोगों की प्रोफाइल में कई जगह आओगे कि भाई ये मेरा फलाना फलाना इस तरीके से मेरा इससे कांटेक्ट है और इसने एग्ज़ाम क्रैक किया है। तो ऐसा नहीं है कि हर आदमी जो अपना काम ईमानदारी से करता है, अपना हर काम तल्लीनता से करता है, उसको इज्जत नहीं मिलती। उसको इज्जत मिलती है, थोड़ा डिफरेंस है सिर्फ, ठीक है, कैटेगरी वाइज, लेकिन मिलेगी ज़रूर। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपना पूरा काम अपनी पूरी ईमानदारी से करते हैं, ठीक है, रिज़ल्ट जो भी हो, आपने अपना 100% दिया और आप अपने 100% को लेके लास्ट तक लगे रहे, ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं इनको आपने हटा के रखा और लास्ट तक आप सिर्फ यही चीज़ कैरी कर गए, तो यकीन मान के चलिए आपके हिस्से की इज्जत आपको ज़रूर मिलेगी। ठीक है, आपने अगर अपना 100% दिया है तो 100% जो चीज़ें हैं वो आपके ही फेवर में आएंगी, नहीं भी आएंगी रिजल्ट जो भी हो, लेकिन आपको अपने फेवर की इज्जत मिलेगी और आप कहीं ना कहीं जाके ये चीज़ आपके काम आएगी। तो कभी भी जो पढ़ाई है वेस्ट नहीं जाती, और ये मान के चलिए कि जितना भी आप करेंगे वो आपके ही साथ रहेगा। बिल्कुल भी इस तरह की जो पेसिमिस्टिक अप्रोच है वो माइंड में नहीं आने देनी है कि नहीं होगा। ठीक है, अगर 10 ख्याल आएंगे कि नहीं होगा तो एक ख्याल ये भी आएगा कि होगा, उसी को पकड़ के रखना है। ठीक है, जो टाइम आपका बचा हुआ है इसमें आपको 20 दिन के करीब जो बचा है,
इसमें आपको लगभग 2 से 3 बार रिवाइज करना है। एटलीस्ट एक बार कोर्स और एक बार रिवीजन आप अभी तक कर चुके होंगे। 2 से 3 बार एटलीस्ट आपको रिवाइज करना है और इसी रिवीजन के साथ में आपको वहाँ जाके बैठना है, ठीक है। तो ये अपने माइंड में रखिए कि इस तरह की कोई भी चीज़ आपके जो दिमाग में है कि मैंने ये गलत भरा है, वो गलत भरा है, या मैं फ़र्स्ट टाइम दे रहा हूँ, या फिर मेरी तैयारी कंप्लीट नहीं है, मेरे नंबर अच्छे नहीं आ रहे, ये वो टाइम नहीं है जिस पर आप अपने आप को एनालाइज करेंगे। अपने आप को एनालाइज करने का, एग्जामिन करने का टाइम चला गया है, उसको बंद कर दीजिए। अब आप जो भी पेपर देते हैं सिर्फ उसको, उस क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए, उस क्वेश्चन को एक्सप्लोर करने के लिए दीजिए। अपने आप को एग्जामिन मत कीजिए। अब लास्ट के इस टाइम में 20 दिनों में आप अपने आप को एग्जामिन मत कीजिए। जो भी पेपर आप देते हैं सिर्फ एक्सप्लोरेशन के लिए दीजिए, और जो भी रिज़ल्ट आपका आता है उसको काउंट करके मत चलिए, वो असली रिज़ल्ट नहीं है। आपको अपनी गलतियों को ठीक करते जाना है और लास्ट में जाके उस पेपर में आपको कोई गलती नहीं करनी है, ठीक है। इस तरीके से पूरा काम करना है, और अगर आप अपना 100% देंगे, आप अपना सब कुछ देंगे, ठीक है, तो आपको अपने हिस्से की इज्जत ज़रूर मिलेगी, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, जय हिंद।